आदर्श ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। अगला हमारा टॉपिक है विद्युत चुंबकीय तरंगों की ध्रुवणता। मान लीजिए कि विद्युत चुंबकीय तरंग है वो z दिशा में गमन कर रही है, अतः इसका विद्युत क्षेत्र है वो निम्न समीकरण द्वारा दिया जाता है। E बराबर ई नॉट ई की घात आयोटा ओमेगा टी माइनस के जेड। ये विद्युत चुंबकीय तरंग का मानक समीकरण होता है। आपको इसके याद रखना है कि विद्युत चुंबकीय तरंग का मानक समीकरण है ये। यहाँ पर ई नॉट क्या है? यहाँ पर ई नॉट विद्युत क्षेत्र का आयाम है जो सम्मिश्र हो सकता है, यानी सम्मिश्र राशि तात्पर्य है सम्मिश्र राशि हम पढ़ के आए हैं ना, ए प्लस आयोटा बी रूप की जो राशियाँ हैं जो सम्मिश्र राशियाँ होती है, अर्थात इसमें आयाम के साथ साथ कला भी हो सकती है। देखिए, विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति अनुपस्थ होती है, हम सिद्ध कर चुके हैं। अतः ई नोट के संभव मान है वो एक्स वाई दिशा में होंगे। माना ई नोट का मान है, मान लेते हैं एक्स और वाई दिशा में है, तो हम सदिश के रूप में इस प्रकार लिख सकते हैं। हम सदिश का वियोजन पढ़ के आए हैं ना कक्षा 11 में। वेक्टर ए को हम लिखते थे ए एक्स आई कैप, ऐसा लिखते थे हम, और ए वाई जे के प्लस ए जेड के वैसे लिखते थे हम। देखिए, ये एक्स के प्लस वाई के E2 बराबर समीकरण नंबर 2 है। यहाँ पर E1 और E2 का मान क्या है? E1 है वो वेक्टर E1 है वो इस प्रकार परिभाषित होगा E1 नोट प्लस ई की घात आयोटा अल्फा 1 सम्मिश्र राशि है। E2 बराबर हो जाएगा E2 नोट ई की घात आयोटा अल्फा 2। अब देखिए, समीकरण नंबर 3 और 4 को हम क्या रखेंगे? समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। वेक्टर E1 और वेक्टर E2 का मान हम कहाँ पर रखेंगे? समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। E1 का मान यहाँ पर रख देंगे, E2 का मान यहाँ पर रख देंगे। देखिए, ये काट दीजिए आप, यहाँ पर लिख दिए समीकरण नंबर 3 और 4 को 2 में रखने पर, आप ऐसा पढ़िए यहाँ पे 2 में रखने पर, 3 और 4 को हम किस में रखेंगे? 2 में रखेंगे। ये देखो, ये समीकरण आ जाएगी हमें। अगर हम 3 और 4 को 2 में रखेंगे तो हमारे पास ये समीकरण आ जाएगी। हम लिख के बता देते हैं। देखिए, 3 और 4 को 2 में रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ई डॉट का मान वेक्टर ई डॉट बराबर एक्स केप, यहाँ पे E1 है, E1 के स्थान पर हम लिख देंगे E1 नोट ई की घात आयोटा अल्फा 1 प्लस वाई केप, और E2 के स्थान पर हम क्या लिख देंगे? E2 का नोट और ई की घात आयोटा अल्फा 2, ऐसा हम रख देंगे। ये है समीकरण नंबर 5। अब देखिए, रेखीय ध्रुवित प्रकाश इंपॉर्टेंट यहाँ से प्रश्न बनते हैं। यदि प्रकाश है वो रेखीय प्रकाश हो तो E1 और E2 है उनके मान समान हो सकते हैं या एक दूसरे के विपरीत कला में होंगे। आपको इस सिचुएशन को याद रखना है। रेखीय ध्रुवित प्रकाश के लिए आवश्यक शर्त कि E1 और E2 का मान समान होगा या एक दूसरे के विपरीत होगा। विपरीत कला में होंगे, विपरीत कला में होंगे इसका मतलब अल्फा 2 माइनस अल्फा 1 है, इनका कलांतर क्या होगा? प्लस माइनस एन पाई। तो समीकरण नंबर 5 में रख देंगे मान। 6 से समीकरण नंबर 5 में हम क्या रख देंगे? मान रख देंगे। अल्फा 2 माइनस अल्फा 1 का मान रख देंगे। हमारे पास आ जाएगा वेक्टर E बराबर एक्स केप E1 नोट ई की घात आयोटा अल्फा 1 है। यहाँ पर अल्फा का मान क्या है? अल्फा 1 है, प्लस वाई केप E2 नोट ई की घात, या फिर आयोटा अल्फा 2 था, अल्फा 2 के स्थान पर हमने क्या लिख दिया? समीकरण नंबर 6 से पक्षांतरण करके क्या लिख दिया? अल्फा 1 प्लस माइनस एन पाई रख दिया, और इंटू ई की घात आयोटा ओमेगा टी माइनस के जेड। या थोड़ा सा इससे सरल करेंगे, हमारे पास मान आ जाएगा वेक्टर E बराबर एक्स केप E1 नोट प्लस वाई केप E2 नोट और ई की घात प्लस माइनस आयोटा
एन पाई, यानी ई की घात अल्फ़ा 1 आयोटा ई की घात अल्फ़ा 1 आयोटा से हमने काट दिया। ई की घात प्लस माइनस आयोटा एन पाई, और बाहर बचेगा हमारे पास ई की घात आयोटा ओमेगा टी माइनस के जेड प्लस अल्फ़ा 1। यहाँ पर ई का मान क्या आ जाएगा, एक्स कैप ई वन नोट प्लस माइनस वाई कैप ई टू का नोट, और ई की घात आयोटा ओमेगा टी माइनस के जेड प्लस अल्फ़ा 1 ई टू नोट। देखिए समीकरण नंबर 7 है वो रेखीय द्विध्रुवीय प्रकाश का समीकरण है, जिसकी ध्रुवण दिशा कौन सी दिशा में बता रही है, एक्स दिशा से थीटा कोण के बराबर होती है इसकी ध्रुवण दिशा। और यहाँ पे थीटा का मान क्या आ जाएगा, थीटा का मान हम कक्षा 11 में निकाल के आए ना, टेन थीटा बराबर टेन इनवर्स वहाँ पे लिखते थे बी अपॉन ए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी के स्थान पर ई टू का नोट और ए के स्थान पर ई वन का नोट प्लस माइनस लगा हुआ है। यदि ई वन नोट बराबर 0 है तो विद्युत कंपन केवल y दिशा में होंगे, और E2 नोट बराबर 0 होंगे तो विद्युत कंपन केवल x दिशा में होंगे। यदि कंपन तल में हो, अर्थात E1 नोट का मान भी 0 बराबर नहीं है, E2 नोट भी 0 नहीं हो, तो E की दिशा है वो x की दिशा में थीटा कोण बनाएगी, जो समीकरण नंबर 8 से दिया जाएगा। ये देखिए रेखीय द्विध्रुवीय प्रकाश के लिए ग्राफ है। जेड दिशा में तरंग के संचरण की दिशा है, ये वाई दिशा है और ये एक्स दिशा है। इसमें देखिए ये तरंग जाती हुई दिखाई दे रही है और कंपन के लंबवत कंपन हो रहा है, कागज़ के लंबवत कंपन हो रहा है, और इसमें क्या है, कागज़ के तल में एक्स वाई तल में कंपन हो रहा है। और इसमें देखिए यहाँ पे E1 बराबर 0 है, तो E1 है वो y दिशा में होगी, अर्थात रेखीय द्विध्रुवीय प्रकाश वह प्रकाश है जिसके कंपन E के एक ही तल में एक दिशा विशेष में होते हैं, इसे याद करें। अब अगला है हमारा दीर्घवर्तीय द्विध्रुवीय प्रकाश। भाई सबसे पहले हम वो मानक समीकरण लिख देंगे, E बराबर एक्स कैप E1 नोट ई की घात आयोटा अल्फ़ा 1 प्लस वाई कैप E2 नोट ई की घात आयोटा अल्फ़ा 2 ई की घात आयोटा ओमेगा टी माइनस के जेड। अगर अल्फ़ा 2 माइनस अल्फ़ा 1 ऊपर वाले रेखीय द्विध्रुवीय प्रकाश में हमने क्या लिखा था, अल्फ़ा 2 माइनस अल्फ़ा 1 का मान है वो कैसा होता है, प्लस माइनस एन पाई होता है। ये किसके रेखीय द्विध्रुवीय प्रकाश के लिए आवश्यक शर्त है। और दीर्घवृत्त द्विध्रुवीय प्रकाश में क्या होगा, अल्फ़ा 2 माइनस अल्फ़ा 1 का मान है वो प्लस माइनस 2n माइनस 1 इंटू पाई बाई 2 होगा। समीकरण नंबर 9 है, इसे अल्फ़ा 2 माइनस अल्फ़ा 1 का मान है वो 3 में रख देंगे, तो ई का मान आ जाएगा एक्स कैप E1 नोट ई की घात आयोटा अल्फ़ा 1 प्लस वाई कैप E2 नोट ई की घात आयोटा अल्फ़ा 1 प्लस माइनस 2n माइनस 1 पाई 2, यहाँ पाई बाई 2, यहाँ से अल्फ़ा 2 का मान हमने निकाल के यहाँ पे रख दिया, ई की घात आयोटा ओमेगा टी माइनस के जेड। ई का मान हमारे पास आ जाएगा एक्स कैप E1 नोट प्लस वाई कैप E2 नोट प्लस इंटू ई की घात प्लस माइनस आयोटा 2n माइनस 1 पाई बाई 2, और ये ई की घात अल्फ़ा 1 बाहर जाके इससे ऊपर घात में चली जाएगी, इक्वेशन नंबर 10। चूँकि ई की घात प्लस माइनस आयोटा 2n माइनस 1 पाई बाई 2 है, इसका मान प्लस माइनस आयोटा के बराबर होता है, ये एक मानक फॉर्मूला है, इसको याद रखें। समीकरण नंबर 11 को हम 10 में रख देंगे, यानी इसके स्थान पर हम प्लस माइनस आयोटा 2n माइनस 1 पाई बाई 2 के स्थान पर हम क्या रख देंगे, प्लस माइनस आयोटा रख देंगे, तो वेक्टर ई बराबर आ जाएगा एक्स कैप E1 नोट प्लस माइनस आयोटा वाई कैप E2 नोट ई की घात आयोटा ओमेगा टी माइनस के जेड प्लस अल्फ़ा 1। यह समीकरण नंबर 12 दीर्घवर्तीय द्विध्रुवीय प्रकाश का विद्युत क्षेत्र समीकरण है। 12 है वह एक्स व वाई दिशा में अगर हम इसका घटक लेंगे तो हमारे पास एक्स दिशा में घटक क्या आ जाएगा, E1 नोट साइन
ओमेगा टी माइनस के जेड प्लस अल्फा वन। एक्स दिशा में यही घटक क्यों आया? क्योंकि ई की घात आयोटा का सूत्र क्या होता है उसका, एक्स दिशा में हम ई की घात आयोटा का सूत्र होता है, ई की घात आयोटा एक्स मान लेते हैं, उसका सूत्र होता है साइन एक्स प्लस आयोटा, साइन एक्स प्लस आयोटा कोस के एक्स, साइन एक्स प्लस आयोटा कोस एक्स। तो इसमें रियल पार्ट कौन सा है एक्स दिशा में? साइन। ई वाई देखिए, ई वाई का क्या आ जाएगा? ई टू नोट कोस ओमेगा टी माइनस के जेड प्लस अल्फा वन। 13 और 14 से अगर हम ई वन ई एक्स स्क्वायर प्लस ई एक्स स्क्वायर बटा ई वन नोट स्क्वायर प्लस ई वाई बटा ई टू नोट का स्क्वायर का मान निकाले तो वो किसके बराबर आती है? 1 के बराबर होती है। ये किसकी समीकरण है? ये हम कक्षा 11 में पढ़ के आए हैं, दीर्घवृत्त की समीकरण। हमने दीर्घवृत्त की समीकरण पढ़ी थी ना, एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर 1। ऐसा हमने इक्वेशन पढ़ी थी, ये वही इक्वेशन है। यानी यह एक दीर्घवृत्त का समीकरण है, अतः इक्वेशन नंबर 12 दीर्घवृत्तीय दुर्वृत्त प्रकाश का समीकरण है। समीकरण नंबर 12 किसका समीकरण है? दीर्घवृत्तीय दुर्वृत्त प्रकाश का समीकरण है। उसके बाद अगला है हमारा वर्तीय दुर्वृत्त प्रकाश। वर्तीय दुर्वृत्त प्रकाश, इसके लिए आवश्यक शर्त क्या है? अल्फा टू माइनस अल्फा वन का मान है प्लस माइनस 2n-1 इंटू पाई बाई 2 हो। ये तो हमने दीर्घवृत्त वाली में भी पढ़ा है, लेकिन इसके साथ में शर्त क्या? ई वन नोट और ई टू नोट को बराबर होना चाहिए, ई नोट के बराबर होना चाहिए। तो इक्वेशन नंबर 12 में हम रख देंगे, इक्वेशन नंबर 12 में ई वन नोट और ई टू नोट के स्थान पर ई नोट रख देंगे। इतना मान हमें पहले से ही करके आए हैं। तो वेक्टर ई बराबर आ जाएगा एक्स के प्लस माइनस आयोटा वाई के ई नोट ई की घात आयोटा ओमेगा टी माइनस के जेड प्लस के वन। देखिए समीकरण नंबर 17 है, उसका एक्स व वाई दिशा में घटक लेंगे। इसके हम समीकरण नंबर 17 है, इसका हम एक्स और वाई दिशा में घटक लेंगे। घटक लेंगे तो एक्स दिशा में हमारे पास घटक आ जाएगा ई एक्स बराबर ई नोट साइन ओमेगा टी माइनस के जेड प्लस अल्फा वन एक्स दिशा में। वाई दिशा में आ जाएगा कोस लिख लेंगे ई नोट कोस ओमेगा टी माइनस के जेड प्लस अल्फा वन। समीकरण नंबर 19। 18-19 से हम क्या कर सकते हैं? ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर का अगर मान निकाले तो वो ई नोट स्क्वायर के बराबर होता है, क्योंकि ये साइन इसका साइन का स्क्वायर प्लस कोस का स्क्वायर इसका मान 1 हो जाता है। यानी समीकरण नंबर 18 और 19 को अन्य शब्दों में इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि समीकरण 18 और 19 का वर्ग करके जोड़ने पर, जो ही हम वर्ग करके जोड़ेंगे तो हमारे पास ये समीकरण आएगी। इक्वेशन नंबर 20 है, वो एक वर्त का समीकरण है, अतः इक्वेशन नंबर 17 है वो सर्ववर्तीय दुर्वृत्त प्रकाश के विद्युत क्षेत्र की समीकरण है। यदि किसी प्रकाश स्रोत के विद्युत क्षेत्र के घटक एक्स व वाई दोनों दिशाओं में हो तथा दोनों साइन या दोनों कोस के फलन हो तो ऐसा प्रकाश है वो अध्रुवित प्रकाश कहलाता है, जिसे इस चित्र में दर्शाया गया है। अध्रुवित प्रकाश के लिए आवश्यक शर्त क्या है कि यदि किसी विद्युत स्रोत के विद्युत क्षेत्र के घटक है वो एक्स और वाई दोनों दिशाओं में होने चाहिए और दोनों कंपोनेंट साइन और कोस दोनों मौजूद हो तो वो कैसा होगा? अध्रुवित प्रकाश होगा। देखिए आपको चित्र में अध्रुवित प्रकाश दिखाया गया है। ये अध्रुवित प्रकाश को दर्शा सकते हैं, ये भी दर्शा सकते हैं। आंशिक ध्रुवित प्रकाश को हम इस प्रकार दर्शा सकते हैं, ये आंशिक ध्रुवित प्रकाश है। ऐसा हमने कक्षा 12 में दर्शाया था ना, मेलस का नियम वाले पाठ में। आ गया ये पॉइंटिंग सदिश, अगला टॉपिक है ये, हेडिंग लगाइए आप पॉइंटिंग सदिश। महत्वपूर्ण है पॉइंटिंग सदिश। देखिए विद्युत क्षेत्र विद्युत चुंबकीय तरंग से संबंधित अगर कोई परिभाषा पूछी जाए तो वो परिभाषा बनती है पॉइंटिंग सदिश की परिभाषा, और सूत्र भी बनता है। पॉइंटिंग सदिश है वो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र को हम किससे लिखते हैं?
ई से, वेक्टर ई से लिखते हैं। और चुंबकन क्षेत्र को हम किससे लिखते हैं? चुंबकन क्षेत्र को हम लिखते हैं वेक्टर एच से। और ई और एच का अगर हम सदिश गुणनफल करें, ई और एच का क्या करें हम? सदिश गुणनफल करें, तो वो सदिश गुणनफल पॉइंटिंग सदिश को दर्शाता है। पॉइंटिंग सदिश को हम वेक्टर पी से लिखते हैं, वेक्टर पी बराबर ई क्रॉस एच। अब पॉइंटिंग सदिश को प्रूफ करना भी आता है परीक्षा में कि सिद्ध कीजिए कि पॉइंटिंग सदिश का मान ई क्रॉस एच होता है या विद्युत क्षेत्र और चुंबकन क्षेत्र के सदिश गुणनफल के बराबर होता है। देखिए, हम जानते हैं विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की ऊर्जा घनत्व निम्न समीकरण से दी जाती है। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र है उसकी ऊर्जा घनत्व का सूत्र होता है, ऊर्जा घनत्व को हम स्मॉल यू से लिखते हैं, मतलब 1/2 एप्सिलॉन ई स्क्वायर प्लस 1/2 म्यू बी स्क्वायर। ये याद रखना विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्जा घनत्व का फॉर्मूला है। और कुल ऊर्जा घनत्व है, कुल ऊर्जा निकालेंगे तो ऊपर वाले समीकरण का स्मॉल यू से कैपिटल यू निकालना है, समाकलन कर देंगे तो 1/2 हम कॉमन ले लेंगे, समाकलन में आ जाएगा एप्सिलॉन ई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा म्यू इंटू डी यू। तो डी यू बटा डी टी बराबर क्या आ जाएगा? अब हम इसका हम क्या करेंगे? अवकलन करेंगे। पहले समाकलन किया है कुल यू स्मॉल यू का, तो हमारे पास कुल ऊर्जा प्राप्त हुई, कुल ऊर्जा का अवकलन करें डी यू बटा डी टी टी के सापेक्ष। तो 1/2 बाहर निकालेंगे डी बटा डी टी में, और ब्रैकेट में ये पूरी की पूरी राशि हम लिख देंगे। अब हम देखिए डी यू बटा डी टी का मान हमारे पास आएगा डी यू बटा डी टी बराबर, देखिए एप्सिलॉन तो माध्यम की प्रतिबाधा कांस्टेंट है, तो एप्सिलॉन को हम बाहर निकाल लेंगे और ब्रैकेट में हमारे पास आएगा डी टू ई बटा डी टी स्क्वायर, लिख लेना डी टू डी बटा डी टी है, और इस डी बाई डी टी को हमने ब्रैकेट में गुणा किया है, प्लस 1/म्यू बाहर निकालेंगे डी बाई डी टी ऑफ बी स्क्वायर इंटू डी म्यू बराबर समीकरण नंबर 3। देखिए इस ई स्क्वायर का अवकलन क्या होता है भाई, हमने अलग से समझाया है। ई स्क्वायर का 2e डी ई बटा डी टी होता है। इसका अवकलन क्या होता है? इसका मान ये होगा 2b डी बी बटा डी टी, समीकरण 4 और 5। अब 4 और 5 को हम 3 में रख देंगे भाई। जो ही हम 4 और 5 को 3 में रखेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आएगी डी यू बटा डी टी बराबर डी यू बटा डी टी बराबर ये समाकलन का चिन्ह, ये छोटा ब्रैकेट एप्सिलॉन ई और डी ई बटा डी टी प्लस ये पर बी बटा म्यू और डी बी बटा डी टी इंटू डी यू, समीकरण नंबर 6। मैक्सवेल ने इक्वेशन दी थी कर्ल बी बराबर क्या होता है? म्यू एप्सिलॉन डी ई बटा डी टी, समीकरण नंबर 7। और कर्ल ई बराबर क्या होता है? माइनस डी बी बटा डी टी। समीकरण 7 और 8 से हम इस 6 में मान रख सकते हैं। 7 और 8 को हम के 6 में रख देंगे तो डी यू बटा डी टी आ जाएगा इंटीग्रल 1/म्यू वेक्टर ई और कर्ल बी आ जाएगा। कर्ल बी हमने किसके स्थान पर रखा है? कर्ल बी हमने रखा है, देखिए म्यू ई डी ई बटा डी टी, इसके स्थान पर हम क्या रख देंगे? कर्ल बी। उसके बाद आगे आइए -1/म्यू बी कर्ल ई इंटू डी यू। डी बी बटा डी टी के स्थान पर हम क्या लिख देंगे? कर्ल ई, और माइनस का चिन्ह बाहर लगा देंगे, बराबर आ जाएगा -1/म्यू हम कॉमन ले लेंगे तो इंटीग्रल में आ जाएगा हमारे पास डाइवर्जेंस ई क्रॉस बी इंटू डी यू। ये ऐसा क्यों आया है? हमने एक सूत्र लिखा था सदिश की सर्वसमीका का, वेक्टर ए और वेक्टर क्रॉस बी क्रॉस सी, इसका हमने एक सूत्र लिखा था बी ए सी माइनस सी ए बी, वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए डॉट सी माइनस वेक्टर सी
डॉट ए डॉट पी, ऐसा हमने क्या लिखा था, एक सूत्र लिखा था, उस फॉर्मूले से हमने क्या है कि इसको मिटा दिया। उसके बाद देखिए जो ही हम इसको लिखेंगे उसके बाद हमारे पास आएगा डी यू बटा डी टी बराबर माइनस डाइवर्जेंस ई क्रॉस, ये बट्टा म्यू है वो बी के नीचे ले जाएंगे, और बी बट्टा म्यू का मान मेरे पास क्यों ले जाएंगे, क्योंकि बी बट्टा म्यू होता है एच। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 9 आ गई हमारे पास, डी यू बटा डी टी बराबर माइनस ई क्रॉस एच इंटू डी एस। देखिए अगर P का मान E क्रॉस H हो तो B बराबर क्या हो जाएगा, म्यू एच। ये कौन सी थ्योरम से है, गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम, जो हम आगे पढ़ेंगे, गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम। माइनस डी यू बटा डी टी बराबर E क्रॉस H के मान क्या रख देंगे, P इंटू डी एस। अर्थात इकाई क्षेत्रफल, अब हम पॉइंटी सदिश को परिभाषित करेंगे सिद्ध करने के बाद में, अर्थात इकाई क्षेत्र में 1 सेकंड में तल के लंबवत ऊर्जा हानि है वो पॉइंटिंग वेक्टर कहलाता है। हेलो हेलो ओम जी राम राम सर। तीन कारण है, तीन जो कारण दिक्कत है। ये हो गए अब क्या बने जाए माना हरी भाई जी तो दुकान पर हर कोई और मोगा नहीं, ये जिम्मेदारी मुक्त हो बहुत बढ़िया है, ठीक है मुझे ना ना ये कौन बताओ, मैं सलाह से आगे आपको दे जाऊँगा ना, आपको कोई बना हो गया हम सामने बनी क्यों फोन आ गया। देखिए अर्थात इकाई क्षेत्रफल में 1 सेकंड में तल के लंबवत ऊर्जा हानि को हम क्या कहते हैं, पॉइंटिंग सदिश कहते हैं। ये एक पॉइंटिंग सदिश की मानक इक्वेशन, मानक परिभाषा है। अगर परीक्षा में अगर पॉइंटिंग सदिश से संबंधित 1 लाइन क्वेश्चन आता है तो हम यही लिखेंगे, इकाई क्षेत्रफल में 1 सेकंड में तल के लंबवत ऊर्जा हानि है वो पॉइंटिंग सदिश या पॉइंटिंग वेक्टर कहलाता है। देखिए अभी तक हमने है वो अनवरत रूप से एक ही माध्यम यानी मुक्त आकाश में गमन करती हुई तरंग के बारे में पढ़ा है। यदि ऐसी तरंग के सामने कोई परावैद्युत माध्यम आ जाए तो तरंग गति पर होने वाली प्रभाव को हम क्या करेंगे, इस प्रभाव को भी हम अध्ययन करेंगे। अगर कोई विद्युत चुम्बकीय तरंग ऐसे गमन कर रही है और हमने ये माना है कि वो मुक्त आकाश में गमन कर रही है, अगर उसके रास्ते में अगर परावैद्युत माध्यम आ जाए जिसकी परावैद्युतांक है एप्सिलॉन आर या एप्सिलॉन एम माध्यम के लिए, तो उस पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, या विद्युत चुम्बकीय तरंग है उसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसका भी हम इस अध्याय में अध्ययन करेंगे।